हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने आखिरी टॉपिक, सेकेंड यूनिट के आखिरी टॉपिक की, जिसका नाम है नॉन पॉजिटिविस्टिक मैथडोलॉजीज। ठीक है, गैर प्रत्यक्षवादी प्रणाली। इससे पहले हमने पॉजिटिविस्टिक मैथडोलॉजीज करी हैं। सोशियोलॉजी एज अ साइंस यूनिट 2 हम कर रहे हैं, पेपर 1 की। मेरा नाम है रमा शर्मा। मैं आपको कैरियर गोल्स पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस यहाँ पर करा रहे हूँ। कोशिश यही है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊँ और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में कराऊँ, जिससे कि आपको जब किताबें उठा के आप पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा। तो इसलिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, सोशियोलॉजी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी ऑप्शनल या स्टेट पीएससी ऑप्शनल के जितने भी बच्चे हैं, उन तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को ज़रूर से शेयर करें और सेशंस को लाइक भी करें। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 की। आज का जो सेशन है दैट इज अवर सेशन नंबर 19। ठीक है, 19 और 20 जो भी होगा। सोशियोलॉजी एज ए साइंस की बात कर रहे हैं। हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स कवर कर लिए हैं, पॉजिटिविज्म और उसकी क्रिटिक्स बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। पूरा इग्नू का जो है रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया और भी चीज़ें काफ़ी सारे अदर सोर्सेज से भी पढ़े हैं। फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है वो कर लिया है, और नॉन पॉजिटिविस्ट मैथडोलॉजीज आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही शुरुआत करेंगे। उससे पहले ये पीपीटी एक बार आप देख लीजिए। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, और इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। वीडियोस के जो आपको पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ आपको एकदम अच्छे तरीके से विदाउट किसी हैंड राइटिंग के, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं ऑलरेडी। लास्ट मैंने आपको ये कराया था फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी, और उम्मीद है कि वो आपको पसंद आ गया होगा। एक दो दिन सेशन मैंने इसलिए नहीं लिए, मैंने कहा जितने भी बच्चे पीछे से देखते आ रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि अभी हम दूसरे सेशन में हैं या तीसरे में, तो वो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी जो है अपना कर लें। तो लेकिन अभी जो है आगे बढ़ने का समय है, और आगे बढ़ने के इस समय में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच की। नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच में बेसिकली 4 अप्रोचेज हैं, मतलब सोशियोलॉजी को पढ़ने के, समझने के, एनालाइज करने के 4 नए तरीके हमने यहाँ से देखे हैं पॉजिटिविज्म के बाद में। ठीक है, पॉजिटिविज्म जो अगस्त कॉम्टे डर्खाइम इन सब ने दिया था, उस पर जिसपे हम चर्चा काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज अलग अलग डेवलप हुई हैं, और आपको ये कहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा? अगर आप रेफरेंस बुक देखें तो आप हार्लम्बस उठाएंगे, ठीक है, ब्लू बुक, और उस ब्लू बुक का आई थिंक ये चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 है आपका सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, और उस सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर आप जो है इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारी बात रही। तो थ्योरी बेसिकली क्या है, कोई मुझे समझा सकता है? व्हाट इज थ्योरी? ठीक है, थ्योरी क्या है, कोई कमेंट में बताइए। हाँ जी, तो बेसिकली थ्योरीज क्या होती हैं कि हमने पॉजिटिविज्म पढ़ा, पॉजिटिविस्टिक थ्योरीज पढ़ी, लेकिन अभी हम और भी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये थ्योरी क्या है? तो थ्योरीज जो है सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, सेट ऑफ आइडियाज। अलग अलग तरीके के लोग समाज को पढ़ने या समझने के लिए अलग अलग तरीके के आइडिया दिए उन्होंने, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमको क्या? एक एक्सप्लेनेशन, विच प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। यहाँ हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो हम जो है समाज के समझने के लिए, उसके लिए जो एक्सप्लेन कर दे हमें समाज के अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सेट ऑफ आइडियाज है। अब बात करते हैं किसी भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी की। सो ये सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कि मैम आप ये क्यों पढ़ा रही हैं, क्योंकि अभी आप 4 अलग अलग तरीके की थ्योरी पढ़ने वाले हैं।
तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज बेसिकली वो सेट ऑफ आइडियाज हैं, वो विचारों का वो समूह है दैट प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, यहां पर इट प्रोवाइड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब ये सेट ऑफ आइडियाज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हाँ मैम, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ थ्योरीज, देर आर सम थ्योरीज विच आर स्ट्रक्चरल थ्योरीज, ठीक है, जो साइंस को बेस मान के आगे चलती हैं। देर आर थ्योरीज विच आर सोशल एक्शन थ्योरीज। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सोशल एक्शन थ्योरीज की, जिसमें कि आपको अलग अलग काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। सोशल एक्शन थ्योरीज में सबसे पहले आपको जो मिलेगा, ठीक है, दोनों ही ये पर्सपेक्टिव आपस में बिल्कुल अलग हैं। सोसाइटी को एनालिसिस करने के देयर आर टू पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव एंड सोशल एक्शन पर्सपेक्टिव। तो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव को हम कहते हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव। जो सोसाइटी एज अ होल को ऊपर ऊपर से पूरा देख ले एज अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जबकि जबकि सोसाइटी एज अ होल को जो देखे बेसिकली, ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज माइक्रो पर्सपेक्टिव। ये इंडिविजुअल के ऊपर भी उसके माइंड में क्या चल रहा है उसको भी समझने समझाने की कोशिश करता है, माइक्रो पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब देर आर समथिंग जो फंक्शनलिज्म है, जैसे फंक्शनलिज्म दैट इज स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, मार्क्सिज्म दैट इज स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल थ्योरीज दैट आर फंक्शनलिज्म एंड मार्क्सिज्म। वेयर एज जब हम बात करते हैं सोशल एक्शन थ्योरीज की, ठीक है, जब हम सोशल एक्शन थ्योरीज की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे सिंबॉलिक सोशल एक्शन थ्योरीज की। जब हम बात करेंगे, so these are of various types like symbolic interactionism, like ethnomethodology, methodology, like phenomenology, ठीक है, and there is one other also, symbolic interactionism, ethnomethodology, phenomenology and functionalism हो गया है। देर इज वन मोर ऑल्सो जो मैंने आपको दिखाई भी थी, दैट इज इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी, राइट, इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी। अब मुद्दे की बात यह है कि इससे जुड़े हुए अलग अलग लोग हैं, ठीक है, जैसे फंक्शनलिज्म से जुड़े हुए अलग लोग हैं, वहां पे आपको टेलकिट पर्सन का कॉन्सेप्ट मिलेगा, रॉबर्ट के मर्टन का कॉन्सेप्ट मिलेगा फंक्शनलिज्म में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सोशियोलॉजिस्ट किस थ्योरी से रिलेटेड है। तो आप ये चीज की टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, आप टेबल बना लीजिएगा कि जैसे अलग अलग आपकी, जैसे फंक्शनलिस्ट है तो उससे जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं, मार्क्सिज्म है तो उससे जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं, इंटरप्रेटिविस्ट हैं तो उनसे जुड़े हुए कौन कौन है, जैसे वेबर हैं, ठीक है। आगे चल के आपको यहाँ पे फिनोमिनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से जेके मीड मिलेंगे, ठीक है, जेएच मीड मिलेंगे, फिनोमिनोलॉजी मिलेगी। तो अलग अलग लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। मुद्दे की बात अब हम करने वाले हैं, एक एक करके सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें जो इस यूनिट में पढ़ना है सेकेंड यूनिट के अंदर, तो यूनिट जो सेकेंड है उसमें हमको नॉन पॉजिटिविस्ट में ये चारों को पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं
लेकिन जो नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी है स्ट्रक्चरल में, जैसे फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरप्रेटिविस्ट पर्सपेक्टिव की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोशल एक्शन भी कहते हैं, सोशल एक्शन एंड इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी। ये इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो हैं मैक्स वेबर, नाम पहले आप याद रख लीजिए। और मैक्स वेबर के अलावा और कौन कौन है, कोई बता सकता है? हाँ भाई, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है वो बता सकते हैं क्या मैक्स वेबर के अलावा और कौन कौन है? बोलो बेटा। तो इनके अलावा एक है बेटा जॉर्ज रिट्जर, जिनकी बुक आप पढ़ते हो, जो टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। इन्होंने मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था, और इस कॉन्सेप्ट को भी हम पढ़ेंगे आगे चल के जब हम रिट्जर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अमेरिकन ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी बेसिकली इसको कहते हैं, अमेरिकन ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। तो वो लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करते हैं। अगर बात करेंगे इंटरप्रेटिविस्ट की तो ये लोग जर्मनी से थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मिलेंगे जॉन डेवे, विलियम थॉमस, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जे एच मीड, जो है आपके सिलेबस का ही पार्ट है। जे एच मीड का जो आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो जनरली फाउंडर जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के वो हैं जे एच मीड। 1863 में इनका बर्थ हुआ था और 1931 में इनकी डेथ हुई थी, और इनको फाउंडर कहा जाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का। और उनका जो पूरा का पूरा ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला टॉपिक है, देखो ये वाले तीनों तो मैं आज आपको कराने वाले हूँ। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला ये जो टॉपिक है इसको हम करेंगे जब हम जे एच मीड को पढ़ेंगे, क्योंकि जे एच मीड में पढ़ने के लिए सिर्फ यही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एथनोमेथोडोलॉजी की और फिनोमिनोलॉजी की। तो फिनोमिनोलॉजी ये यूरोपियन फिलोसफी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश से कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं हमको सोशियोलॉजी में। तो ये यूरोपियन फिलोसफी को फॉलो करते हैं, और यूरोपियन फिलोसफी की ब्रांच है फिनोमिनोलॉजी। इसको पहली बार जिन्होंने डेवलप किया था उन व्यक्ति का नाम है एडमंड हशेल, ठीक है, एडमंड हशेल, जिसको बाद में आगे चल के एल्फ्रेड शुड्ज नाम के व्यक्ति ने भी आगे चल के डेवलप किया और ज्यादा आगे बढ़ाया। तो एल्फ्रेड शुड्ज, तो इन दोनों के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाले हूँ। तो आज मैं अभी तो आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हमें क्या क्या पढ़ने का है। तो हम एथनोमेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, फिनोमिनोलॉजी पढ़ेंगे, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी अभी भी कराऊंगा आपको। जब आप मैक्स वेबर को अलग से पढ़ेंगे थिंकर्स में तो वहां पे भी आपको कराऊंगे। बात करते हैं एथनोमेथोडोलॉजी की। तो इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था 1960s में, ये सबसे लास्ट में आया है, आप ये देखो 1960s में सबसे लास्ट में इसको डेवलप किया गया। और इसको डेवलप करने वाले जो व्यक्ति हैं ये जो एल्फ्रेड स्टुड्स है ना, इन्हीं के आइडिया से आगे चल के इसको डेवलप किया गया। तो शुड्स ने डिटेल रिसर्च तो नहीं करी थी एथनोमेट्रोलॉजी पे, इन्होंने सिर्फ कुछ आइडियाज दिए थे। लेकिन 1967 में, तो 1960s में एल्फ्रेड शुड्स ने थोड़े से आइडियाज दिए थे एथनोमेट्रोलॉजी के। 1967 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है हैरोल्ड गारफिंकल, गैरफिंकल भी कह सकते हो आप इनको, गैरफिंकल, इनको श्रेय जाता है, इनको पूरा क्रेडिट जाता है। ही वॉज द पर्सन हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। इन्होंने जो है जो टर्म दी थी, टर्म जो है इन्होंने दी थी, इन्होंने सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, एथनोमेथोडोलॉजी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ लें भैया इनको, है ना। ग्रेफिंकल ने क्या क्या बोला है आगे चल के, और कैसे कैसे इनकी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इस चैप्टर के लिए मतलब इन चारों चीजों के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, कृपया करें और आप जो है बुक पढ़ें, हार्लम्बस चैप्टर नंबर 15, ठीक है, वो जरूर पढ़ें, ठीक है। हार्लम्बस का चैप्टर नंबर 15 पढ़ें।
और ब्लू बुक का पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 15 अगर मैं बताऊं तो ये आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर, अगर आप बुक भी उठा के देखोगे, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के नाम से ये एक चैप्टर है। और कृपया करके इसको पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा। अभी इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज हैं, फंक्शनलिज्म भी है, वो सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ आपको सिर्फ उतना उतना पढ़ना है। पेज नंबर 953 से शुरू होता है, ठीक है, पेज नंबर 953 से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। अब मैम टॉपिक में इतना सब कुछ तो लिखना नहीं होगा, हमको बस ये समझाना है कि नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या क्या है और उनको डिस्क्राइब करना है। उनसे जुड़े हुए लोगों के नाम हमें पता होने चाहिए। तो सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म के फादर कौन थे? J.H. मीड, याद रखना, अभी अभी बताया है, ठीक है। एथनोमेथोडोलॉजी, हाँ जी, अभी अभी बताया है। कौन है जो इसके पीछे छुपे हुए हैं? हाँ जी, इनके कुछ फर्स्ट डेवलप किया गया था इसको 1960s में। इसके कई सारे आइडियाज जो हैं एल्फ्रेड सुर्स से आए थे, लेकिन उसके बाद हेरोल्ड गारफिंकिल, भूलना मत इन सब नामों को। इन्होंने जो है 1967 में इसका का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। फिनोमिनोलॉजी अभी अभी आपको बताया है, एल्फ्रेड शुड्स हैं और उनसे पहले एक और हैं, दो व्यक्ति हैं, जिनमें एक जो है एडमंड हर्शल और दूसरे हैं भैया एल्फ्रेड शुड्स, ठीक है। और इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी ये वेबर की है, मैक्स वेबर, और दूसरे इसमें आपको मिलेंगे जॉर्ज रिट्जर, ठीक है। ये चार नाम आपको याद रखने हैं। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? आपको पॉजिटिविस्टिक थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक समय के बाद सोशियोलॉजिस्ट को, मतलब काफी सारे सोशियोलॉजी के अंदर जो लोग अध्ययन करने शुरुआत कर दिए थे, उनको ये रियलाइज हुआ कि समाज के जितने भी इश्यूज हैं, देयर आर सेवरल सोशियोलॉजिकल इश्यूज व्हिच कांट बी सॉल्व बाय द साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज और व्हिच कांट बी सॉल्व बाय द फिक्स लॉज ऑफ साइंस। एज वी फॉलो इन साइंस, नेचुरल साइंसेज के अंदर जो भी हम लॉज फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल लॉज, लॉजिक्स, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, उन सारी चीजों से आप समाज के इश्यूज को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो। और अगर उन चीजों से आप समाज के व्यूज को पूरी तरीके से, समाज के इश्यूज को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो क्वांटिटेटिवली अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप क्या करोगे? फिर आप क्वालिटेटिवली करोगे, ठीक है। अगर आप साइंस के, नेचुरल साइंस के तरीके से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप सोशल साइंस की तरह करोगे, ठीक है। अगर आप एज अ होल समझने के बाद भी एज अ होल स्टडी कर रहे हो, लेकिन मैन जो कि बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, अगर उसके इश्यूज को नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। और अगर आपको तरीके बदलने पड़ेंगे तो अब तक जो मेथोडोलॉजी थी वो पॉजिटिविस्ट थी, तो पॉजिटिविस्ट के अलावा जितनी भी हुई उनको नॉन पॉजिटिविस्ट बोला गया। गैर, हाँ जी, क्या गैर प्रत्यक्षवादी प्रक्रियाएं या फिर मेथोडोलॉजी को हिंदी में जो भी बोलते हैं, ठीक है, प्रणाली बोलते हैं वैसे। तो नॉन पॉजिटिविस्ट जितने भी थे उनका मेन मानना क्या था कि आपको सोसाइटी एज अ होल को नहीं समझना है, आपको मैन प्राइमरी क्या है अपने लिए, मैन एज एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग बीइंग। नॉन पॉजिटिविस्ट लोगों का मानना था, जो लोग मतलब पॉजिटिविज्म को फॉलो नहीं करते थे उसकी थ्योरीज को, कि भैया मैन जो है एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग बीइंग है और वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग बीइंग अपनी थिंकिंग से इन्फ्लुएंस करता है पूरे समाज को। इसीलिए जितने भी ओवर सोशलाइज्ड कॉन्सेप्ट हैं ऑफ मैन एंड सोसाइटी, दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई पॉजिटिविज्म कंप्लीटली। तो इन सबको जो है, जितने भी ओवर सोशलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया बाय द नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर्स। अब नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर दो तरीके की बातों पे लग गए कि भाई अगर हम हटा रहे हैं, अगर हम मतलब क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से नकार रहे हैं पॉजिटिविज्म को, तो फिर हमको क्या करना है? तो इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था कि एक तो हमको माइंड ऑफ मैन में क्या चल रहा है, ठीक है, वी हैव टू स्टडी व्हाट इज गोइंग इनसाइड द माइंड ऑफ मैन, ठीक है, व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, एंड हाउ इट अफेक्ट सोसाइटी। बिकॉज एक लाइन कही है मैंने जिसको रेड में बोल्ड किया हुआ है
कि मैन इज एज अ इंडिपेंडेंट थिंकिंग बीइंग, यानी कि वो सोच सकता है, यानी कि उसके पास दिमाग है, और दिमाग है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है एक सोशियोलॉजिस्ट को ये पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि वो आगे चल के समाज को इन्फ्लुएंस करेगा। मैन जो है इन्फ्लुएंस करेगा सोसाइटी को, तो कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे इन्फ्लुएंस करेगा एक समाज शास्त्री का, ये भी देखने का पूरा पूरा काम है। तो नॉन पॉजिटिविस्ट लोग दो चीजों पे फोकस किए, फोकस्ड ऑन व्हाट गोइंग इनसाइड द माइंड ऑफ मैन एंड हाउ इट अफेक्ट्स द सोसाइटी। अब इतना समझने के बाद में हुआ क्या कि सोशियोलॉजी तो 18th सेंचुरी से एक सब्जेक्ट एरिया बन ही गया था, डिसिप्लिन बन गया था, फॉर्मल डिसिप्लिन बन गया था, ठीक है। जर्मन लेकिन उस समय पर भी देयर वाज जर्मन आइडियलिस्ट स्कूल, जो कि सोशल रियलिटी को पॉजिटिविज्म से अलग करके जो है डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और इन सब में सबसे पहले बैठे थे वेबर अंकल। क्यों बैठे थे वेबर अंकल की जानते हैं हम लोग क्या? इमाइल डर्कहाइम, है ना, वेबर, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, इनको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब सोशियोलॉजी के असली फाउंडर तो अगस्त कॉम्टे हैं। अगस्त कॉम्टे इज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा जिसके ऊपर रिसर्च करी है वो इन तीनों ने करी है, द मेन थ्री सोशियोलॉजिस्ट ऑफ द मेन थ्री अर्ली सोशियोलॉजिस्ट से ही अलग तरीके से जर्मनी के थे। इनके अलावा डिल्थे और रिकर्ट नाम के भी स्कॉलर्स थे, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ भाई, साइंस यानी कि नेचुरल वर्ल्ड और समाज यानी कि सोशल वर्ल्ड के बीच में अंतर होते हैं। तो जो पॉजिटिविज्म के लोग कह रहे हैं, अगस्त कॉम्टे कह रहे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं, इमाइल डर्कहाइम कह रहे हैं, वो बात पूर्णतः सत्य नहीं है कि समाज को आप नेचुरल वर्ल्ड की तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को लगा के आप पढ़ सकते हो। तो इन स्कॉलर्स के हिसाब से क्या था, इनका मानना था कि भाई सोशल वर्ल्ड जो है वो यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर बेस है, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी अपने आप में अद्भुत है, अलग है। वो समाज, वो जो आपकी फिजिकल वर्ल्ड है उसके फिनोमेना से नहीं चलती है। ह्यूमन सोसाइटी के अंदर इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, इन टर्म्स ऑफ सिंबल, इन टर्म्स ऑफ मोटिव, इंसान क्या चाहता है, क्या बोलता है, क्या करता है, इन सब तरीकों से मानव समाज जो है बहुत अलग है। जॉर्ज हीगल, there was a sociologist George Hegel, he argued that कि सोशल फिनोमेना क्या है, किसी भी समाज के अंदर सामाजिक जो भी फिनोमेना है, जो भी चीज चल रही है वो क्या है। मैन एज अ थिंकिंग बीइंग का रिजल्ट ऑफ आइडियाज है, इंसान है उसके दिमाग में कुछ आइडियाज होंगे, उन आइडियाज का रिजल्ट ही तो है सोशल फिनोमेना। समाज में जो भी हो रहा है वो इन्हीं व्यक्ति के आइडियाज का ही तो रिजल्ट है, जो कि कहाँ जनरेट हो रहे हैं, जनरेटेड इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। और इसीलिए इसीलिए यही तो आइडियाज हैं जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यही आइडियाज हैं जो कि कहते हैं हिटलर को कि तुम जो है क्या करो, नाजी जर्मनी बनाओ, है ना। वो इतिहास जो आज आप पढ़ रहे हैं, यही वो आइडियाज हैं जो कि आइडियाज हिटलर के दिमाग में आए और कहे कि भाई क्या करो, गैस चैम्बर में सारे जूस को जो है मरवा दो। यही आइडियाज है ना, यही आइडियाज हैं जो कि दुर्योधन को बोलते हैं, शकुनी को बोलते हैं कि क्या करो, अपने भाइयों से एक एक सुई भर की जमीन भी मत दो उनको। यही आइडियाज है ना जो बाद में चल के हिस्ट्री बनवाते हैं। तो जो भी है, अच्छे आइडियाज, बुरे आइडियाज, आइडियाज दोनों तरीके के हो सकते हैं, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। और अच्छे आइडियाज से भी हिस्ट्री बनती है और बुरे आइडियाज से भी हिस्ट्री बनती है ना। तो ये ट्रेडिशन है, जॉर्ज हीगल ने ये चीज कही कि रिजल्ट ऑफ आइडियाज है। ये ट्रेडिशन धीरे धीरे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लेकिन एक समय आया 19th सेंचुरी का। और 19th सेंचुरी में आते आते अब लोगों ने कहा कि अब बहुत हुआ पॉजिटिविज्म, बहुत हुआ सत्कार, पॉजिटिविज्म बहुत हो गया, अब हम जो है फाइनली वी कैन गिव अ न्यू थॉट्स, न्यू वेराइटी ऑफ थॉट्स, जिसको हम कहेंगे नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, ठीक है। एंड मैक्स वेबर जो कि 18th सेंचुरी से ही काम कर रहे थे पॉजिटिविज्म से अलग होके, तो उनको कहा जाता है पायोनियर। पायोनियर कहते हैं जो मतलब मूल वो व्यक्ति होता है ना जो किसी चीज की नींव रखता है और पहली बार कोई चीज करता है। मैक्स वेबर वाज वन ऑफ द पायोनियर्स, वन ऑफ द पायोनियर्स, क्योंकि और भी हैं, ऑफ द नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच। अदर इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो जैसे कि G.H. मीड है, ठीक है, हर्बर्ट ब्लमर है, शुड्स हैं, ये सब भी क्या है, पायोनियर है इसी थॉट प्रोसेस के।
तो वेबर ने दिया इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी, आइडियल टाइप्स, वर्स्टेन का कॉन्सेप्ट, सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट, सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट ये इन्होंने दिया। मीड ने दिया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। एल्फ्रेड शुड्स ने 1930s में सबसे पहले फिनोमेनोलॉजी दिया था। 1960s में ये कॉन्सेप्ट्स इन्होंने कुछ डिस्क्राइब किए थे एथनोमेथोडोलॉजीज के, लेकिन हार्लोल्ड गार्फिंकल ने 1967, इसको मैं ठीक कर दूंगी, 1967 में ये टर्म दी एथनोमेथोडोलॉजी और उसको डिस्क्राइब किया। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला जो पार्ट है वो हम जीएच मीड के लिए छोड़ देते हैं अकेले, ये वहां बाद में पढ़ेंगे। अब ये जो नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज हैं इनके कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं जो कि पॉजिटिविज्म से अलग है? तो हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर ये बन गया। क्वेश्चन अगर आपको बोला जाए कि पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी और नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी में क्या अंतर है, 10 नंबर में बता दो बेटा, है ना। तो बेटा आपको पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी पढ़ाई गई है और बेटा आपको नॉन पॉजिटिविस्ट पढ़ाई जा रही है ना। तो नॉन पॉजिटिविस्ट में आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि when scholars realize that incapability to solve sociological issues by fixed laws, ठीक है, like scientific methodologies, then it gave a rise to non-positivist methodologies। तो इस बात को आप जो है अपने तरीके से घुमा फिरा के कह सकते हो कि जब लोगों को ये समझ में आ गया कि समाज के इश्यूज को फिक्स लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो पॉजिटिविस्ट की जगह नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी का राइज हुआ, उद्गम हुआ, लीड हुआ, ठीक है। और ये जो है आंसर की शुरुआत करने के लिए काफी है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है कि पॉजिटिविस्टिक और नॉन पॉजिटिविस्टिक, तो आप बताएंगे कि इनके प्रोपाउंडर कौन है, यानी कि पायोनियर्स कौन है, फाउंडर कौन है, और फिर आप जो है इनके बीच के अंतर दे देंगे। तो फीचर्स जो हैं इसके ये लिखे हुए 4 फीचर्स हैं यहाँ पे, 4-5 उसके बताओगे, 4-5 इसके बताओगे, क्या हो जाएगा, अच्छा एक आंसर तैयार हो जाएगा। कंक्लूजन लिख के आओगे, स्टार्टिंग में जो है दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओगे, कंक्लूजन लिख के आओगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि भैया दोनों ही अपने अपने तरीके से अलग हैं, अपने अपने तरीके से ठीक है। और कंक्लूजन में हम आपको पहले भी बताए हैं, कंक्लूजन यही लिख के आना है। क्या लिख के आना है भाई साहब? कंक्लूजन पहले भी बताया है मैंने यहाँ पे कि जितना भी क्रिटिसाइज हमने किया था उसमें हमने ये देखा था कि वन बिग अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिविज्म इज वाज दैट कि इन्होंने सोशल साइंस को फ्री कर दिया रिलीजन और स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी से, और इन्होंने एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन सोसाइटी, चाहे वो पॉजिटिविस्ट हो चाहे वो नॉन पॉजिटिविस्ट हो, उसकी फाउंडेशन रखी। तो इनकी वाली जो थी वो पॉजिटिविस्टिक थी। अंततः एटलीस्ट इतना तो हो गया कि एक सब्जेक्ट की शुरुआत हो गई। दस वी कैन से दैट कि दोनों ही ठीक है, मतलब जब आप नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में बताओगे तो थोड़ा उसको भी बताओगे कि हाँ भाई नॉन पॉजिटिविस्ट क्या कहती है कि भाई मैन एज अ थिंकिंग बीइंग की तरह हमें जो है समाज की छोटे छोटे इश्यूज को वैसे सॉल्व करना चाहिए, बट ऑब्सेशन जो है पॉजिटिविज्म का ये धीरे धीरे खो गया, बट इट प्रोवाइडेड द इनिशियल मोटिवेशन फॉर सोशियोलॉजी टू एस्टेब्लिश। तो आपके पास में एक अच्छा कंक्लूजन भी, बाकी आप अपने तरीके से और कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर आप किताबें पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इंटरनेट को खंगालेंगे, तो आपको जो है चीजें मिलेंगी। लेकिन ये सारी चीजें तब करना जब पहले पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, और जब फिर आंसर राइटिंग करोगे तब आप अपने तरीके से चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, मतलब ये आंसर राइटिंग की पीपुड़ी अभी से मत बजाना जिन लोगों ने जो है नहीं तक अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, ठीक है। तो आंसर राइटिंग की पीपुड़ी अभी से मत बजाना, पहले थोड़ा पढ़ लो। अच्छा यहाँ पर इस सब्जेक्ट में ये है कि एक एक यूनिट पढ़ते जाओ और उस यूनिट की आंसर राइटिंग करते जाओ। तो पहला जो कॉमन फीचर है वो है कि स्टडी ऑफ इंटरनल प्रोसेस। जहां पे हम पॉजिटिविज्म में देखते थे कि वो सिर्फ एक जनरल सोसाइटी की स्टडी करते हैं, यहाँ पर मैन के इंटरनल प्रोसेसेस की भी, सोसाइटी के इंटरनल प्रोसेसेस की भी स्टडी करी जाती है। जैसे इमोशन है कि कोई भी काम करने के पीछे मोटिव क्या है, एस्पिरेशन क्या है, काम करने के लिए कोई एस्पिरेशन है कि नहीं है, इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन क्या है किसी भी सोशल रियलिटी के बारे में, कोई इंडिविजुअल क्या सोचता है। दूसरा, नॉन पॉजिटिविस्ट एम्फेसाइज करते हैं क्वालिटेटिव मेथड पे, जहां पॉजिटिविस्ट किस पे कर रहे थे, क्वांटिटेटिव पे कर रहे थे, एंड नॉट ऑन द साइंटिफिक मेथड सिमिलर टू द वंस यूज्ड इन द नेचुरल साइंस। तो अर्लियर पहले वेबर और मीड जो है वो ये वो लोग हैं जो धोखा खा के आए हैं। ये वेबर और मीड, मैक्स वेबर और जीएच मीड
ये पहले साइंटिफिक मेथड का यूज कर रहे थे, लेकिन बाद में इनको लगा कि नहीं भाई, अपने को मतलब अपनी दाल नहीं गल पाएगी, हमारे विचारों से अलग है। तो अब एक बात बताओ कि पहले ये साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रहे थे, बाद में वो चीज इनकी वैल्यूज के हिसाब से ठीक नहीं रही, तो ये जो है किधर बढ़ गए जी, ये बढ़ गए नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज पे। इसका मतलब क्या है कि सोशियोलॉजी की स्टडी वैल्यू फ्री है या वैल्यू न्यूट्रल है कि नहीं है? नहीं है वैल्यू न्यूट्रल। भाई ये लोग अगर वैल्यू न्यूट्रल कर रहे होते तो साइंटिफिक में मजे मार रहे होते ना, तो फिर नॉन पॉजिटिविस्ट की तरफ क्यों आते? तो वैल्यू फ्री नहीं है, वैल्यू लेडन है, वैल्यू लेडन। ठीक है, कि आप वैल्यू फ्री करने की कोशिश कर सकते हो 99%। वो जो 1% है ना, वो डिटॉल का कीटाणु भी नहीं मार पाता उसको, है ना, वो कीटाणु को डिटॉल भी नहीं मार पाता है। तो बाद में जैसे कि अल्फ्रेड शुट्ज हैं, गैरफिंकल हैं, इन्होंने जो है पॉजिटिविस्ट के जो साइंटिफिक मेथड्स है उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला हम अपना अलग बनाएंगे। इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपको सोशल रियलिटी को समझना है, ठीक है, तो आपको इवेंट्स की प्रेडिक्शन नहीं करनी होगी जैसे कि साइंस में करते हैं। ठीक है, आज बारिश आएगी, कैसे? मौसम विभाग के सूत्रों से पता चला है कि आज बारिश आएगी, पता चला पूरे दिन बारिश ही नहीं आई। तो प्रिडिक्शन नहीं करनी है इवेंट्स की, रिफ्रेंड करना है। दे रिफ्रेंड फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइज्ड यूनिवर्सल थ्योरीज। इन्होंने कहा कि हर समाज अलग होता है और इसीलिए आप किसी थ्योरी को पूरी यूनिवर्स के ऊपर लागू नहीं कर सकते हो। वेबर और मीड ने जो है फिर भी जो है नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी की तरफ तो ये आ गए, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं, इसके बाद भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि समाज में जो भी हो रहा है, भले ही जो है हम नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, भले ही हम साइंटिफिक तरीके से नहीं स्टडी कर रहे हैं, लेकिन समाज में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर है। ठीक है, तो हमको वो कारण समझना होगा। और शुड्स ने एलिमिनेट किया पॉसिबिलिटी को। पॉसिबिलिटी मतलब वही प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट। इन्होंने कहा कि हम जो है प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट नहीं करेंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, हम जो है हर चीज के पीछे का कारण ढूंढेंगे। दे ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल ऑब्जेक्टिविटी। इन्होंने कहा कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी पाना तो बड़ा ही इम्पॉसिबल है। इन्होंने कहा कि भैया भाई साइंस में हम क्या करते थे, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी में हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते थे। ठीक है, याद है, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते थे हम। यहां हम बात कर रहे हैं एनपीएम के अंदर सब्जेक्टिविटी की, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर समाज अलग है। तो इन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी आप प्राप्त कर लें, एंड हेंस दे वर एकोमोडेटिव ऑफ सब्जेक्टिविटी इन दी रिसर्च। इन्होंने कहा कि सब्जेक्टिविटी का स्कोप है अच्छा खासा। तो ये इसके फीचर्स है। अब कंपैरिजन करने की बात अगर आएगी तो कंपैरिजन भी कर दीजिएगा। कंपैरिजन मतलब वही डिफरेंस में आप ये भी बता दीजिएगा कि पॉजिटिविस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, नॉन पॉजिटिविस्ट क्वालिटेटिव होता है। पॉजिटिविस्ट ऑब्जेक्टिव होता है, नॉन पॉजिटिविस्ट जो है सब्जेक्टिव होता है। पॉजिटिविस्ट में जो फोकस होता है वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज के ऊपर होता है, साइंस के ऊपर होता है, यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का यूज करते हैं। इसमें जो मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जैसे कि साइंस में करते हैं। इसमें जो है इंटरप्रेटिविस्ट, यानी कि आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इंटरप्रेट का मतलब क्या है जानते हैं? आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने हिसाब से व्याख्या करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? और कॉन्टेक्स्ट जो है इसका ट्रेडिशनल है और इसका जो है रिफ्लेक्सिव और रिएक्टिव है। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया था इन द क्रिटिक्स ऑफ, अरे इन द क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी मैंने आपको वहां पे पढ़ाई थी। तो इन अंतरों को भी आप लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं कि ये इंटरनल प्रोसेस की स्टडी करता है, ये एक्सटर्नल प्रोसेस की स्टडी करता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस की स्टडी करता है, ये इंटरनल प्रोसेस की स्टडी करता है। तो आप टेबल बना के लिखना चाहो टेबल बना के लिख दो, आप ऐसे लिखना चाहो आप ऐसे लिख दो। ठीक है, मर्जी आपके ऊपर है। अब बात करते हैं सबसे पहले की, क्योंकि वेबर भैया बोले कि मैं इतने दिन से जो है रिसर्च कर रहा हूं, है ना, तो सबसे पहले मेरी इंटरप्रेटिविस्ट पढ़ाना तुम, है ना, क्योंकि मेथोडोलॉजी मैंने दी है इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी। तो वेबर भैया की कुछ कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, इस मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। वेबर के बारे में डीप में अलग से पढ़ेंगे जब वेबर को पढ़ेंगे। इसमें बस इतना पढ़ेंगे कि वेबर ने क्या क्या बोला है, अल्फ्रेड शुट्ज ने क्या क्या बोला है। ठीक है, जिससे कि हम टॉपिक को खत्म करें, अदरवाइज तो फिर हम एक एक थिंकर के बारे में बात करेंगे तो पूरा थिंकर ही पढ़ने लग जाएंगे। तो वेबर ने 1949, ठीक है, वेबर ने फॉर वेबर, ये इसको हटा लेना, अभी 1949 तो बहुत बाद की बात हो गई, इसको हटा लेना, ये तो शुरुआती दिनों की बात है।
इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी एक इंटरप्रिटेटिव स्टडी है, सब्जेक्टिव मीनिंग है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जितने भी सोशल एक्शन हैं उनके पीछे हर किसी व्यक्ति की अपनी एक सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इन्होंने इसको नाम दिया, ही रिगार्डेड इट एज द वर्स्टेहन। वर्स्टेहन वही अंडरस्टैंडिंग, अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ जब हम क्रिटिक्स कर रहे थे। इन्होंने कहा कि कोई भी कॉन्शियस, कोई भी सोशल एक्टर है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एक्टर है, और जो भी वो कर रहा है वो सोशल एक्शन है। ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए जाने वाला एक्शन जो है सोशल एक्शन है। तो कोई भी सोशल एक्टर जो है भैया, वो सोशल एक्टर जो है अपना, उसकी खुद की कंसाइंस, खुद की कॉन्शियसनेस से काम कर रहा है। वो कॉन्शियसनेस जो दुनिया में उसको, मतलब जिस तरीके से वो दुनिया के साथ में जुड़ा हुआ है, अपने समाज के साथ में जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से वेबर कहना चाहते थे कि सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं है जो एक व्यक्ति को कोई भी ह्यूमन एक्शन करने के लिए ड्राइव करती है, ठीक है, बियॉन्ड द मेयर इकोनॉमिज्म, एंड इंटरप्रेट किया इन्होंने क्या, अर्ली कैपिटलिज्म को। इन्होंने कहा कि भाई कैपिटलिज्म की, अभी मार्क्स तो अपनी थ्योरी बाद में देंगे, ये पहले बोल चुके हैं कि अर्ली कैपिटलिज्म के दौर में इट एज अ डोमेन ऑफ मीनिंग्स, यहां पर जो है प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैल्विनिज्म, ठीक है, शैविनिज्म भी बोलते हैं शायद इसको, ठीक है, लोग इस तरीके से जुड़े हुए, ठीक है, लोग मैंने आपको क्रिश्चियनिटी में बताया ही थे कि एक तो कैथोलिक्स होते हैं, शैविनिज्म होते हैं, और एक जो है प्रोटेस्टेंट होते हैं। और वेबर का है भी प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाला एक पूरा इनका वर्क है। तो इन्होंने कहा कि लोग जो है, अब यहाँ पर अर्ली कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई है, लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, इकोनॉमी के आगे की बातें कर रहे हैं। वेबर कहते हैं कि इंसान जो है एक ह्यूमन एजेंसी का हिस्सा है, ठीक है, समाज क्या है, समाज एक ह्यूमन एजेंसी है, और एक जो इंसान है वो सोशल एक्टर है। तो वो सोशल एक्टर इस ह्यूमन एजेंसी का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिज सोशियोलॉजी वाज सब्जेक्टिव इन नेचर। वेबर डिड स्पीक ऑफ ह्यूमन एजेंसी, शुरुआत में तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव ही बात करी थी। इंस्टेड इन्होंने क्या देखा था, ऐसा नहीं है कि ये पहले से पूरे सब्जेक्टिविटी की तरफ भाग रहे थे। इन्होंने कहा कि he sought to unite the interpretative study of subjective meaning with the objective causal analysis। तो ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि एक वो हैं जो प्योर पीएम वाले हैं, एक वो हैं जो प्योर एनपीएम वाले हैं। वेबर पहले यहां बैठे थे, फिर वेबर बाद में यहां आ गए। अब कोई व्यक्ति यहां से यहां आएगा, इट्स लाइक विभीषण पहले लंका में था, ठीक है, इधर राम बैठे हुए, ऐसा नहीं है कि इधर लंका है तो सब कुछ खराब ही है पॉजिटिविज्म में, एक एग्जांपल बता रही हूँ। अब विभीषण अगर यहां से यहां आएगा तो विभीषण पहले कोशिश करेगा कि इन दोनों के बीच में सुलह कराई जाए, इन दोनों के अंदर कोई ना कोई लिंक एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन जब लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा तो विभीषण उठ के पूरा का पूरा कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस खेमे में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो वही वेबर के साथ हुआ कि पहले ये ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे थे, साइंटिफिक मेथड्स की बात कर रहे थे, बाद में इन्होंने कहा कि नहीं यार, इससे तो पूरा काम बन नहीं पा रहा है, अपने को सब्जेक्टिव मीनिंग भी देखने पड़ेंगे, लेकिन पूरा सब्जेक्टिव से भी काम नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने कोशिश करी, ही वांटेड टू यूनाइट द इंटरप्रिटेटिव स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव मीनिंग, कि एक तो क्या करें कि सब्जेक्टिव मीनिंग वाली जो इंटरप्रिटेशन की हमारी स्टडी है, अनुमान लगा के जो है समाज को समझने की जो स्टडी है, उसको हम यूनाइट करें, इकट्ठा करें ऑब्जेक्टिव कॉजल एनालिसिस में। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट की बात तो ये बाद में भी कर रहे थे, है ना, कॉज एंड इफेक्ट की कि समाज में जो भी हो रहा है, भले ही उसके पीछे सब हर व्यक्ति का अपना मीनिंग हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हर चीज के होने के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। तो इन्होंने लिंक करने की कोशिश करी। ये बेसिक साइंस के अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि ये पहले जो है खुद साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते थे। ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी, कॉजल एक्सप्लेनेशंस, ये जो बेसिक साइंस के फीचर्स थे, उन सब के खिलाफ ये नहीं थे। व्हाट ही वाज ऑब्जेक्टिंग, किस चीज के खिलाफ थे ये, वो ये था, व्हाट ही वाज ऑब्जेक्टिंग टू वाज द पॉजिटिविस्ट अर्ज टू इक्वेट सोसाइटी विद द नेचर। ये जिस चीज, ये तरीकों के खिलाफ नहीं थे। वैल्यू न्यूट्रल होना है, हाँ हो जाइए, कोई बात नहीं, कॉजल एक्सप्लेनेशन करना है कर दीजिए, इफेक्ट अगर कोई हो रहा है तो उसके पीछे का कॉज बता दीजिए। जिस चीज के ये खिलाफ थे, जिस चीज पर ये ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, वो ये थी कि आप जो है सोसाइटी को सोशल
ठीक है, सोशल एटमॉस्फेयर को आप नेचुरल साइंस से नहीं कंपेयर कर सकते हो, उसके इक्वल नहीं कर सकते हो, जो कि पॉजिटिविस्ट लोग करना चाह रहे थे। इससे क्या होगा कि आपका जो डोमेन है, सोशल डोमेन है, वो आप अंडरमाइन कर दोगे, डोमेन ऑफ मीनिंग्स को अंडरमाइन कर दोगे अगर आपने साइंस के बराबर कर दिया सोशियोलॉजी को तो। ऐसा इनका कहना था। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ आइडियल टाइप्स बताए, इन्होंने आइडियल टाइप्स बताए। ही वाज देयरफॉर टॉकिंग अबाउट आइडियल टाइप्स कि क्या आइडियल टाइप्स होने चाहिए। ये आइडियल टाइप्स क्या है, बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, रादर देन एग्जैक्ट साइंटिफिक लॉज। तो इन आइडियल टाइप्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिविटी भी मिलेगी, सब्जेक्टिविटी भी मिलेगी, वैल्यू न्यूट्रलिटी भी मिलेगी, लेकिन वैल्यू लेडन भी कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, कॉजल एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ आइडियल टाइप्स वेबर ने बाद में बताए, इनकी हम चर्चा तब करेंगे जब हम मैक्स वेबर को थिंकर्स में पढ़ रहे होंगे। फिर 20th सेंचुरी आई आगे वाले समय में, और 20th सेंचुरी के अंदर ये जो इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी है ये कई सारे हिस्सों में और बढ़ गई, जैसे कि फिनोमिनोलॉजी के अंदर बढ़ गई, एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर बढ़ गई। सेंट्रल थर्स्ट जो था सबका सबका वही था, मेन मुद्दा जो मतलब, बट ये भले ही अलग अलग में गई हो, क्योंकि कोई अमेरिका में बैठ के स्टडी कर रहा है, कोई यूरोप में बैठ के कर रहा है, कोई यूरोप के जर्मनी के अंदर बैठ के कर रहा है, ठीक है, कोई फ्रांस में कर रहा है। तो बेसिक सी बात यह है कि बटी, लेकिन बटने के बाद भी एक चीज जो कॉमन रही वो ये थी कि ये ट्रेडिशन कि वर्ल्ड इज लार्जली अ वर्ल्ड एक्सपीरियंस बाय ह्यूमन बीइंग्स, कि यहाँ पे आप ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंस की बात करना नहीं छोड़ेंगे, उसकी सब्जेक्टिविटी की बात करना नहीं, क्योंकि हर किसी के एक्सपीरियंस अपने आप अलग अलग हो सकते हैं। और जो सोशल साइंस का काम है, वो सोशल साइंस का काम ये है कि इस दुनिया को समझे, इस समाज को समझे, और मूलतः व्यक्ति को समझे जो इस समाज के बीच में जो है संबंध बना के बैठा हुआ है। हाउ पीपल देमसेल्फ डिफाइन एंड कंस्ट्रक्ट इट, कि लोग अपने आप को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और समाज को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये जो एसेंस है वो किसी में से भी नहीं गया। तो जो इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी के एक और थिंकर थे, उनका नाम है एल्फ्रेड शुट्ज। एल्फ्रेड शुट्ज जो है, एक सेकेंड, नहीं ये फिनोमिनोलॉजी की है भाई, फिनोमिनोलॉजी, इधर लिख लेना, ठीक है। अब ये बात तो रही वेबर की, ठीक है, वेबर ने कुछ आइडियल टाइप्स दिए करके ऐसे। एल्फ्रेड शुट्ज ने क्या किया, एल्फ्रेड शुट्ज जो कि एक मेजर प्रोपोनेंट है फिनोमिनोलॉजिकल ट्रेडिशन के, इन्होंने जो है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये फिनोमिनोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो थोड़ा ब्लैंक स्लाइड की तरफ आ जाते हैं और फिनोमिनोलॉजी की चर्चा करते हैं। सो व्हाट इज दिस फिनोमेनो, स्पेलिंग याद कर लेना, फिनोमिनोलॉजी, ब्रेक करके याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ब्रांच है आपकी यूरोपियन सोशियोलॉजी की, यूरोपियन सोशियोलॉजी की ये ब्रांच है, और इसको जो है फर्स्टली डेवलप किया था, फर्स्ट डेवलप्ड बाय एडमंड हशर, ठीक है। बाद में देन आगे चल के आपको यहां पे एल्फ्रेड शुट्ज मिलेंगे, SCHUTZ, ठीक है। ये कौन थे, ही वॉज द स्टूडेंट, प्यूपिल कह सकते हैं, ठीक है, ही वॉज द प्यूपिल ऑफ एडमंड। तो इन्हीं के स्टूडेंट थे, समझे कि नहीं समझे। ये यूएसए आ गए थे, मूव्ड टू यूएसए, और यूएसए आके इन्होंने जो है, कब यूएसए आए, फ्रॉम यूरोप, क्योंकि यूरोप से ही शुरू हुआ है ना सोशियोलॉजी। तो यूरोप से ये एल्फ्रेड शुट्ज जो है कहाँ आ गए थे, यूएसए आ गए थे। आफ्टर कब आए, जब यूरोप के अंदर फासिज्म शुरू हुआ, आफ्टर द राइज ऑफ फासिज्म। अब ये फासिज्म क्या है कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा जो है बता देती हूँ। व्हाट इज फासिज्म, ये खैर हमारा टॉपिक नहीं है,
बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, जो है जिन जिन बच्चों के लिए ये पहला बिल्कुल नया शब्द है उनको जानना जरूरी है। फासिज्म क्या होता है? हाँ जी। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि राइट विंग पॉलिटिकल बिलीव्स रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन जो है क्या कर लेते हैं, राइट विंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर लेते हैं पूरी स्टेट के ऊपर, और इनका जो है पावरफुल रोल बन जाता है बाई हुक और बाई क्रुक। ठीक है, और एकदम उन्मादी तरीके से, उन्मादी मतलब बाई हुक और बाई क्रुक जो है वन टाइप ऑफ, आप ये कह सकते हैं वन टाइप ऑफ इंपीरियलिज्म है ये फासिज्म, जिसको फांसीवाद कहते हैं। फांसी नहीं है, फांसी नहीं है, फांसीवाद। फांसीवाद जो है, जो फांसीवाद के सिद्धांत को मानेगा, आप ये समझिए कि वो उग्र राष्ट्रवाद की तरफ जाएगा। राष्ट्रवादी तो होगा लेकिन उग्र होगा। तो अब आप समझ सकते हैं जो फासिज्म के सिद्धांत को मानता है वो इनटॉलरेंट होता है। ठीक है, वो उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक का व्यक्ति होता है या उस दल का सदस्य होता है, वो तानाशाही का समर्थन करने वाला होता है। और इटली में बना था ये सबसे पहले। ठीक है, ये इटली में बना था सबसे पहले फासिज्म का ये जो पहला ग्रुप है। और बाद में जो है मतलब ये आप समझिए कि यहाँ पे तानाशाह और निरंकुश प्रवृत्ति के लोग जो हैं इसको रूल करते हैं। तो अब कुछ कुछ चीजें आपको लग रही होंगी, है ना, फासिज्म, इंटॉलरेंट, उग्र राष्ट्रवाद, कुछ कुछ लग रहा है ऐसा अपने आसपास कहीं। तो अभी तक तो नहीं है पूर्णतः, लेकिन अगर ऐसी ही कंडीशंस रही तो आप कह सकते हैं आगे चल के। चलिए खैर, एल्फ्रेड शुट्ज जो है यूएसए मूव कर गए थे, और यूएसए मूव करने के बाद में इन्होंने जो है वहां पर फिनोमेनोलॉजी को और अच्छे तरीके से जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। फिनोमेनोलॉजी जो है अलग होती है सोशल, इट डिफर्स फ्रॉम दी सोशल एक्शन अप्रोचेस। जितनी भी आपने इंटरप्रेटिविस्ट पढ़ी है जैसे, उसकी अप्रोच से ये अलग है। क्योंकि क्योंकि क्या करते हैं फिनोमेनोलॉजी में, अब ये समझिए, इट डिनाइज, ये क्यों अलग है इंटरप्रेटिविस्ट से हमको ये समझना जरूरी है, अदरवाइज सभी नॉन पॉजिटिविस्टिक हैं। तो इट डिनाइज द पॉसिबिलिटी, अभी तो बताया था कि इन्होंने पॉसिबिलिटीज को क्या किया, है ना, क्या किया, पॉसिबिलिटीज को इग्नोर किया। ठीक है, पॉसिबिलिटी को खत्म किया कि हम जो है नकार देते पॉसिबिलिटी। इट डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग सोशल एक्शंस। मतलब कि सोशल एक्शन को आप किसी संभावना के साथ में एक्सप्लेन करें, ये गलत है। इस चीज को पूर्णतः नकार दिया इन्होंने, कहा एज सच। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो फिनोमेनोलॉजी है ये एम्फेसिस करेगी, फोकस करेगी, इसका एम्फेसिस होगा क्या, अपॉन दी इंटरनल वर्किंग्स ऑफ ह्यूमन माइंड। तो पॉसिबिलिटी को नकार के ह्यूमन माइंड की इंटरनल वर्किंग्स पे काम करेगी, एंड द वे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एच बी मतलब ह्यूमन बीइंग, क्लासीफाई कर रहा है, किस तरीके से जो है वर्ल्ड को क्लासीफाई कर रहा है, क्लासीफाई एंड मेक सेंसेस ऑफ वर्ल्ड अराउंड देम। तो फिनोमिनोलॉजी इस चीज पे निर्भर करती है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, इंटरप्रेटिविस्ट में एक चीज क्या थी जो आपको मैक्स वेबर ने कहा था, कॉजल एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसके अंदर जो है इट इज नॉट कंसर्न विद, तभी तो अलग होगी ना, इंटरप्रेटिविज्म से कुछ तो अलग होगा। नॉट कंसर्न विद कॉजल एक्सप्लेनेशन, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कॉजल एक्सप्लेनेशन से, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कॉजल एक्सप्लेनेशन एक तरीके से सूचक है आपका पॉजिटिविज्म का। समझे कि नहीं समझे?
और वेबर कर रहे थे क्या, दोनों के बीच में क्या, देखो अब बैटरी भी खत्म होने वाली है, वेबर कर रहे थे दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये पूर्णतः फिनोमेनोलॉजी इज कंप्लीट नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथड, इन्होंने कॉजल एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल नकार दिया। कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इन्होंने बोला कि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें जो है उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो देखना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये लोग जो फिनोमिनोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इस तरीके की सोशियोलॉजी, इस तरीके से सोशियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उनको कहते हैं फिनोमिनोलॉजिस्ट। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिनोमिना। फिनोमिनो का मतलब क्या है? फिनोमिना, फिनोमिना यानी कि कोई घटना क्यों घटित हो रही है, फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना और थिंग्स और इवेंट्स, ठीक है, फिनोमिना कोई घटना क्यों घट रही है, रादर देन एक्सप्लेनिंग। तो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं रादर देन कि एक्सप्लेन करें। ठीक है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से, रादर देन एक्सप्लेनिंग हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। कोई चीज क्यों हुई, ठीक है, घटना घट गई, वो घट गई, वो क्यों घटी, उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये चीज जरूर लिख लेना। कैसा है ये? रेडिकल है, रेडिकल है ये, लेकिन कंस्ट्रक्टनिस्ट है, डिस्ट्रक्शन वाला। रेडिकल, रेडिकलिज्म भी दो तरीके, उग्रवाद दो तरीके का होता है, या तो बिल्कुल एकदम विनाशकारी हो, या फिर कोई जो है क्या है, रचनाकारी हो। तो ये क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टनिस्ट है, कंस्ट्रक्टनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि विचारधारा। ठीक है, अब एल्फ्रेड स्टुड्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेकिंग सेंस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस मतलब कि ह्यूमन बीइंग के इंटरनल वर्किंग और इंटरनल ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसके सेंसरी एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिविजुअल जो है जब कांटेक्ट में आता है आउटसाइड वर्ल्ड के, ठीक है, तो आउटसाइड वर्ल्ड के कांटेक्ट में कैसे आते हो आप किसी चीज को छूते हो, टच करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी चीज को स्मेल करते हो, या फिर आप किसी चीज के बारे में सुनते हो, या फिर आप किसी चीज को देखते हो, साइट, ठीक है, ह्यूमन सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं ये, और या फिर आप किसी चीज को टेस्ट करते हो। ये क्या है? ये सारे के सारे आपके ह्यूमन सेंसरी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तभी तो आप किसी चीज को जो है महसूस कर पाते हैं, और जब महसूस कर पाते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। बिना सेंसेस के आप आउटसाइड वर्ल्ड को जो है नहीं समझ सकते। इनमें से अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेंस ना हो तो दिक्कत होगी, स्मेल ना हो तो दिक्कत होगी, टच ना हो, स्किन ना हो, टच ना हो तो दिक्कत होगी, हियरिंग सुनना बंद हो जाए तो दिक्कत होगी, देखना बंद हो जाए तो दिक्कत होगी, टेस्ट पता ना चले तो दिक्कत होगी। अगर मान लो पांचों के पांचों हो जाए तो फिर तो आप ह्यूमन वर्ल्ड को जो है आउटसाइड वर्ल्ड को सेंस ही नहीं कर सकते हो। तो इन इन जितने भी सेंसेस को अगर हम जो है क्या करें, स्टडी करें, दो सेंसेस इज नॉट इनफ फॉर अ पर्सन टू बी एबल टू मेक एनी सेंस आउट ऑफ वर्ल्ड। खाली ये सेंसेस से ही आप जो है दुनिया का सेंस नहीं लगा सकते हो, इन सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आप दुनिया का सेंस नहीं लगा सकते हो। लेकिन फिर भी यदि ह्यूमन जो है अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, एक्सपीरियंस करे एट फेस वैल्यू, तो ये क्या कर सकता है कि जितनी भी ना दिखने वाली चीजें हैं, अनइंटेंजिबल जो जितनी भी चीजें हैं, मास ऑफ इंप्रेशन, जैसे कलर है, ठीक है, मतलब अनइंटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते। अब कलर है, कलर को क्या छूओगे, कलर को छू सकते हो, लाइट है, लाइट को छू नहीं सकते, साउंड को छू नहीं सकते, खुशबू को छू नहीं सकते, फीलिंग को छू नहीं सकते, टेस्ट को छू नहीं सकते। अगर ये सेंसेस खत्म हो जाए तो ये जितनी भी चीजें हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगी। खुशबू को छू नहीं सकते, खुशबू को लेकिन सूंघ सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते हैं आप साउंड को, लेकिन साउंड को सुन सकते हैं। आप कलर को टच नहीं कर सकते लेकिन कलर को देख सकते हो। तो ह्यूमन सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो काफी मेक सेंस करते हैं। अब इसी तरीके से यहां पर आप बात करेंगे इधर, ठीक है, फिनोमिनोलॉजी में, कि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड
that one was able to obtain using the approaches discussed in the various section of this unit, जो हमने अभी तक पढ़ी है। फिनोमिनोलॉजी हमें क्या दे रही है, एक इंस्पिरेशन देती है ऐसे सीकर्स को जो अभी तक के मेथड से ज्यादा खुश नहीं है। फिनोमिनोलॉजी ट्राई करती है, ट्रीट करती है आपकी कॉन्शियसनेस को, consciousness as a given dictum upon which we may build the foundation of claims to knowledge। ये कॉन्शियसनेस ही है जिससे कि हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो फोकस क्या है, फोकस इज ऑन एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस। तो जो व्यक्ति की प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस है उसके नेचर को एक्सप्लेन करना इनका मेजर फोकस है। इनका इंटेंशन क्या है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, रिजेक्ट अ प्रायरली कंस्ट्रक्शन, जो पहले से बने हुए पॉसिबिलिटीज हैं उनको क्या रिजेक्ट करना है, एंड पे अटेंशन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, लोगों के एक्सपीरियंसेस और कौन से सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो मेक सेंस करते हैं, ठीक है, उनको समझना की कोशिश करना है। दिस इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एक्शन ऑफ द एक्टर, कोई भी सोशल एक्टर क्या फिजिकल एक्शन कर रहा है, एज वेल एज उसकी इंटेंशन क्या है कोई एक्शन करने के पीछे, और उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है, ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन करते हैं। एट्रीब्यूटरी सेंसेस देखते हैं, मीनिंग टू देयर वर्ल्ड, उनके दुनिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो आइडिया ऑफ फिनोमिनोलॉजी है इसको फुल एक्सप्रेशन मिलता है एथनोमेथोडोलॉजी से, यानी कि फिनोमिनोलॉजी का ही अगला स्टेप पे आप और डीप पे चले जाओगे तो आपको एथनोमेथोडोलॉजी मिल जाएगा। अब ये आइडिया कहां से आया, ठीक है, कैसे आया, वो तो हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इधर देखिए कि एक व्यक्ति है फ्रेंस ब्रेंटेनो, लेट 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कहाँ हो गया, यूरोप में, ठीक है। ऑस्ट्रिया के जितने भी फिलोसफर्स थे उन्होंने जो है आपका ये जो जर्मन आइडियलिस्ट थे, जर्मन आइडियलिस्ट किसकी हम बात कर रहे हैं, मैक्स वेबर की बात कर रहे हैं, उनके आइडियाज को सपोर्ट नहीं किया और उनसे जो है नाराजगी जताई, नाराजगी इन द सेंस कि उनसे वो डिससेटिस्फाइड थे। तो जो ऑस्ट्रियन फिलोसफर्स थे वो जर्मनी के सोशियोलॉजिस्ट या आइडियलिस्ट थे, डिससेटिस्फाइड थे, उनका जो सब्जेक्टिविटी था विद द एक्सेसिव सब्जेक्टिविटी जो कि उनकी फिलोसफी में आ रही थी, इसीलिए ऑस्ट्रियन फिलोसफर्स ने क्या किया, एक अगेंस्ट द एक्सेसिव एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस ये जो है चले गए। इनका कहना था कि किसी भी चीज की एक्सेसिव एनालिसिस नहीं करनी चाहिए, they were against the excessive analysis of experiences। इसके पीछे इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर कॉजेस, जो कॉजल एनालिसिस की बात वेबर कर रहे थे जर्मनी में बैठ के, इन्होंने कहा कि कॉजेस को देखने की जगह एंड थ्योरीज को देखने की जगह हमें क्या करना चाहिए, हम जो है बिना कॉन्शियसनेस को समझे, व्यक्ति की बिना कॉन्शियसनेस को समझे हम ये इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं, विदाउट रिकोर्स टू थ्योरी, ठीक है, डिडक्शन एंड एजम्पशन फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन सच एज नेचुरल साइंसेस। तो नेचुरल साइंसेस की जितने भी मतलब डिडक्शन की एजम्पशन हम उसमें करते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डिड्यूस करते हैं, किसी थ्योरी तक पहुंचते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंस बेंटेनो करके एक व्यक्ति थे, ही वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू डेवलप द बेसिक अप्रोच ऑफ फिनोमिनोलॉजी। बेसिक अप्रोच की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, बेसिक अप्रोच की। ब्रेंटेनो ने क्लेम किया कि सेंट्रल कंसर्न ऑफ, ये आपको उसमें भी नहीं मिलेगा, मुबारक हो, ये आपको नहीं मिलेगा इसमें, किसमें, हाँ जी, ये आपको हार्लम्बस में भी नहीं मिलेगा, हार्लम्बस में नहीं मिलेगा ये, ठीक है, तो इसलिए ढंग से पढ़ लो। इन्होंने कहा कि सेंट्रल कंसर्न ऑफ फिलोसफी इज टू अंडरस्टैंड द नेचर, फिलोसफी का मेन कंसर्न क्या है, नेचर को समझना, एंड कंटेंट ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस तभी तो आप सिद्धांत फिलोसफी दे रहे हो ना, अवेयरनेस क्रिएट करना इन द वे, इस तरीके से जो कि क्या कर दे, मेंटल और नॉन मेंटल के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको इल्यूमिनेट करे, इल्यूमिनेट मतलब कि प्रकाशित करे, उनको अलग अलग करे, मेंटल और नॉन मेंटल के बीच के डिफरेंस को, कौन सी चीज मेंटल थॉट से आ रही है, कौन से सोशल एक्शन बिना मेंटल थॉट्स के हो रहे हैं। ये ब्रेंट टेनो जो है कहते हैं, इनकी एक बुक है जिसका नाम है साइकोलॉजी फ्रॉम द एम्पिरिकल स्टैंड पॉइंट, ये सबसे पहले इन्होंने 1874 में लिखी थी। इसमें इन्होंने बोला कि एवरी मेंटल एक्ट, कोई भी चीज जो आप दिमाग से कर रहे हो, इट कैन बी अंडरस्टूड टू हैव डबली सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। किसी भी मेंटल एक्ट को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करके उसको समझ सकते हो। ये फंक्शन जो है, फंक्शन इज टू बोथ डेजिग्नेट इटसेल्फ रिफ्लेक्टिवली एंड फिनोमिनल ऑब्जेक्ट इंटेंशनली, यानी कि ये हो सकता है कि ये खुद ने ही किया हो, रिफ्लेक्ट हो, ये कोई भी सोशल एक्शन हो सकता है किसी रिफ्लेक्शन में आया हो, या हो सकता है कि आपने इंटेंशनली किया हो। इंडीड
इन्होंने बोला कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्ट, कोई भी एक्ट है या उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, उनके बीच में अंतर कर पाना इज द क्रूशियल डिस्टिंक्शन फॉर ब्रेंटेनो। सिंस इनका कहना था कि इंटेंशनैलिटी जो होती है, इंटेंशनैलिटी, कोई भी चीज आप उद्देश्यात्मक रूप से कर रहे हैं, इज द मार्क ऑफ मेंटल, यानी कि अगर आप कोई चीज इंटेंशन से कर रहे हैं, यानी कि आप अपना पूरा दिमाग लगा के सोच समझ के कर रहे हैं। अगर आप किसी को जो है, अगर आप किसी को मतलब आपके सामने कोई रोड पे आ गया और गलती से आपका एक्सीडेंट हो, तो वहां पे आपका मेंटल वो नहीं था, कहते हैं ना कि आपकी चाहत नहीं थी, आपकी इंटेंशन नहीं थी किसी को उड़ा के मारने की, क्योंकि वो सडनली आ गया। लेकिन अगर आप किसी की गाड़ी के पीछे मतलब पूरा उसको चेज कर रहे हो, फिर जैसे वो गाड़ी में से निकला है तो उसको ठोक रहे हो, दैट इज इंटेंशनलिटी। तो इंटेंशनलिटी इज द मार्क ऑफ मेंटल। वन एंड द सेम फिनोमिनल ऑब्जेक्ट कैन बी इंटेंडेड बाय मेंटल एक्ट्स ऑफ डिफरेंट मॉडलिटीज। जैसे कि आपका बिलीव करना, आपका इमेजिन करना, ये सारी चीजें जो है आपकी मेंटल एक्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इंटेंशनल एक्ट भी होती हैं, और इंटेंशनल एक्ट हर किसी की अपनी सोच के हिसाब से होती है, इसलिए इंटेंशनल एक्ट जो है, कोई भी काम यदि आप अपनी पूरी इंटेंशंस के साथ कर रहे हो तो वो सब्जेक्टिव होता है। इसकी इंटेंशन के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और एक फैक्ट होता है। तो ये जो चीजें हैं ये ब्रेंटेनो ने बोली। ब्रेंटेनो के बाद इनके एक शिष्य आए एडमंड हर्सल, और एडमंड हर्सल के शिष्य थे, मुबारक हो, एडमंड हर्शल के शिष्य कौन मिलेंगे आपको? हाँ जी, एल्फ्रेड शुट्ज मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको कौन मिलेंगे? ब्रेंटेनो मिलेंगे। तो जो हरलंबस में जिक्र है वो इन दोनों का जिक्र है, लेकिन उनसे पहले ब्रेंटेनो की चर्चा हरलंबस में नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो शुट्ज क्या कह रहे हैं, अब ये हम थोड़ा कल करेंगे अगले सेशन में। पहले एडमंड हर्शल पढ़ेंगे, फिर शुट्ज पढ़ेंगे। मार्टिन हेडगर भी आते हैं इनके बीच में, ठीक है, फिर शुट्ज का नंबर आएगा, क्योंकि अभी जो है बैटरी पूरी एकदम खत्म हो रखी है और चार्जर नीचे है, तो हो नहीं पाएगा। और टाइम भी आपका हो ही गया, करीब 1 घंटे का सेशन हो गया। एक और सेशन बनाऊंगा कल सुबह, तो वो आप देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी का, एनपीएम का मैंने आपको आज बेसिक समझा दिया है, उसमें से इंटरप्रेटिविस्ट करा दी है, फिनोमेनोलॉजिकल शुरू कर दिया है। कल अगले सेशन में फिनोमेनोलॉजिकल प्लस एथनो मेथोडोलॉजी करके कवर इसको खत्म करेंगे। और जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है वो हम जे एच मीड में पढ़ेंगे। ठीक है, आई एंड सेल्फ की जो हम बात करते हैं, आई एंड मी की जो हम बात करते हैं सेल्फ की, तो उसमें हम मीड को पढ़ेंगे। ठीक है साहब, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले सेशन में सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भैया, और क्या, ये जीवन का मजा तो पढ़ने में ही है। बाय।